हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड, ये एक योजना है और इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे, डिटेल में और बहुत ही सरल भाषा में। हुआ यूं था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 फरवरी को ये जो योजना थी चुनावी बॉन्ड, इसको रद्द कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने एक फैसला सुनाया, जिसमें इस चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि ये योजना जो है सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई का उल्लंघन करता है। हालांकि दोस्तों इसे साल 2018 में लाया गया था राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के, और राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद चंदे की जगह इसको लाया गया था। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या है चुनावी बॉन्ड और इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द किया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर चुनावी बॉन्ड होता क्या है। चुनावी बॉन्ड जो होता है यानी कि जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, किसी भी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए एक माध्यम है, यानी कि राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता करने की एक अनुमति प्रदान करता है। ये एक ऐसी योजना है। साल 2017 में बजट सेशन में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये योजना पेश की थी और सरकार ने इस योजना को 9 जनवरी 2018 से लागू किया। इलेक्टोरल बॉन्ड, हम बता दें आपको कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। इसके लिए आपको बॉन्ड खरीदना होता है और ये बॉन्ड जो होता है इसे आप केवल एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद सकते हैं और एसबीआई की सेलेक्टेड ब्रांचों से, जहां पर इसकी परमिशन होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसबीआई के अलावा कोई भी बैंक इस बॉन्ड को जारी नहीं करती है। ये बॉन्ड केवल और केवल एसबीआई बैंक ही जारी कर सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड से यह भी सुविधा मिलती है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, यह सब गुप्त रखा जाए और गुप्त रखा भी जाता है। पार्टी को भी पता नहीं चलता कि उसे किसने चंदा दिया। आगे बताएंगे कि ऐसा क्या प्रोसेस होता है दोस्तों कि पार्टी को भी नहीं पता चल सकता है। हाँ, लेकिन एसबीआई को इसकी पूरी जानकारी होती है, उसके पास सारी डिटेल होती है कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, ये एसबीआई के पास होती है। लेकिन ये जानकारी चुनाव आयोग के पास नहीं होती। इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है ये इसीलिए लाया गया ताकि किसी को ये पता ना चले, सूचना गुप्त रखी जाए। साथ ही ये बॉन्ड जो है टैक्स के दायरे में नहीं आता, ना ही इस पर किसी तरह का ब्याज दिया जाता है। और इसमें गुप्त क्यों सूचना रखी जाती है? मान लीजिए कि कोई भी इस समय सत्ता है, उसको किसी भी व्यक्ति ने, किसी कंपनी ने पैसा दिया, तो जो विपक्षी पार्टी अगर सत्ता में आई तो उसको जानकारी मिली जाएगी, क्योंकि सरकार है, सरकार को तो फिर कोई भी सरकारी कंपनी होगी, सरकारी विभाग होगा, वो तो उसको सूचना देगा ही देगा। तो मान लीजिए किसी विपक्षी पार्टी को किसी कंपनी या किसी व्यक्ति ने वो दे दिया, तो हो सकता है कि वो जो सत्तारूढ़ पार्टी हो उसको नुकसान पहुंचाए, उसका शोषण करे। आगे बढ़ते हैं, कैसे खरीदा जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड। इसको हम एक उदाहरण की तरह से बताते हैं आपको कि मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को 10,000 रुपए का चंदा देना चाहते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले एसबीआई के सिलेक्टेड ब्रांच में जाएंगे और उस बैंक में बताएंगे कि भाई मैं फलानी पार्टी को 10,000 रुपए देना चाहता हूं, 10,000 रुपए दान के रूप में देना चाहता हूं। इसके बाद आपको बैंक में 10,000 रुपए जमा करने होते हैं और इसके बदले में एसबीआई एक 10,000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करेगी। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा, आप केवल पैसा जमा करेंगे और एसबीआई के द्वारा ये इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जाएगा। और ये बॉन्ड किसको दिया जाएगा? जिस पार्टी के लिए आप चंदा देना चाहते हैं, और ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड वहां चला जाएगा। अब यहां पर ये कंडीशन आती है कि वो जो भी पार्टी है, यानी किसी भी व्यक्ति ने, किसी कंपनी ने किसी फला पार्टी को, यानी कि ए पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उसको 10,000 रुपए का बॉन्ड जारी कराया। अब ये बैंक क्या करेगी? उस पार्टी को ये दे देगी बॉन्ड और साफ बता देगी, और इसकी कंडीशन ये है कि जिस दिन वो बॉन्ड मिलेगा, ये जारी होने के 15 दिन के अंदर, जिस दिन ये बॉन्ड जारी हुआ है उसके 15 दिन के अंदर वो राजनीतिक पार्टी इसको रिडीम करा ले। और यदि वो रिडीम इस 15 दिन के अंदर नहीं कराती है तो इस बॉन्ड का जो पैसा है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको और समझते हैं कि कैसे जारी होता है, कितने रुपए का हो सकता है और कितने तरह से हो सकता है, इसको समझते हैं। आपको यह समझना होगा दोस्तों कि इसके लिए आप मनचाहा अमाउंट नहीं, यानी कि मनचाहा रुपए नहीं दे सकते हैं आप। एक केवल माध्यम है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक मोड है, केवल 5 प्रकार का मोड मान लीजिए कि उसी मोड में ही जारी हो सकता है, जिसमें रकम है 1,000 रुपए की, 10,000 रुपए की,
1 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की और 1 करोड़ रुपए की। अब आप मान लीजिए आप 2,000 रुपए देना चाहते हैं, 2,500 देना चाहते हैं, तो सर ऐसा नहीं होता है। 1 लाख रुपए, 10,000, 1,000, 1 लाख, 1 करोड़, बस इतने ही रुपए का बॉन्ड बैंक जारी कर सकती है। और इसमें एक खासियत और होती है कि आप चाहें तो एक से अधिक बॉन्ड जो है जारी करा सकते हैं, यानी कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा चंदा दे सकते हैं। 1 लाख रुपए को हो सकता है कि आप 5 बॉन्ड खरीद लें, 10,000 रुपए के 5 बॉन्ड, तो आप एक से अधिक बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। अब एक बात ये समझ में आपको समझनी है कि क्या हम किसी भी पार्टी को चंदा दे सकते हैं? नहीं, इसका भी एक नियम है कि देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं दिया जा सकता। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केवल उन्हीं पार्टी को चंदा मिल सकता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड हो और उस पार्टी को लोकसभा या विधानसभा चुनावों में से कम 1% वोट मिले। अब ऐसा नहीं है कि अगर इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत राजनीतिक पार्टी को नहीं है और आप चाहें तो उसको दे करके अपना फायदा ले लें, टैक्स बचा लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड होगी और लोकसभा या विधानसभा चुनावों में से 1% का वोट हासिल किया होगा, उसी राजनीतिक पार्टी को चंदा मिल सकता है और कोई भी कंपनी या व्यक्ति दे सकती है। ठीक है, आप समझना यह है कि मान लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आई 2017 में, लागू हुई 2018 में, तो क्या इसके पहले कभी भी चुनावी दलों को, राजनीतिक दलों को क्या चंदा नहीं दिया जाता था? चंदा दिया जाता था। इस योजना के पहले भी चंदा दिया जाता था, लेकिन उसका रूप अलग था। तो हम आपको बता दें कि इससे पहले केवल 20,000 रुपए तक के कैश को चंदा देने की जानकारी को गुप्त रखा जाता था। देने उससे अधिक, अगर 20,000 रुपए से अधिक चंदा दिया जाता था तो उसकी सूचना चुनाव आयोग को दे दी जाती थी। बाद में क्या हुआ कि 2014 के बाद में कि जो 20,000 रुपए की जो रकम थी उसे 2,000 रुपए कर दिया गया, यानी 2,000 रुपए तक का यदि कोई चंदा अगर देता था 2017 से पहले तो वो नगद दे सकता था और उसकी जानकारी को गुप्त रखा जाता था। लेकिन 2,000 रुपए के से अधिक यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देती थी तो उसकी सूचना किसको दी जाती थी? चुनाव आयोग को। उससे ऊपर चंदा देने वालों की जानकारी चुनाव आयोग के पास दी जाती थी और ये होती थी। लेकिन अब जो 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुआ उसमें हर किसी की जानकारी गुप्त रखा जाता था, चाहे वो 1,000 रुपए दे और चाहे वो 1 करोड़ रुपए दे, सबकी जानकारी गुप्त रखी जाती थी। और ये जो जानकारी है ये चुनाव आयोग के पास भी नहीं होती थी, ये जानकारी केवल और केवल एसबीआई के पास होती, केवल, ना किसी राजनीतिक पार्टी के पास और ना ही चुनाव आयोग के पास, ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास। ये केवल जानकारी एसबीआई अपने पास रखता था या रखता है चुनावी बॉन्ड जब भी जारी करता है, तो किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, तो ये बातें केवल एसबीआई के पास ही रहती हैं और वही इसको गुप्त रखता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसके बारे में बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसके बारे में बात उठी और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फैसला देना पड़ा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लागू होते ही इसके खिलाफ कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियों को कौन कितना चंदा दे रहा है ये आम लोगों को मालूम होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गुप्त रूप से सरकार की पार्टी को चंदा देकर लोग या कंपनी, सरकार इनडायरेक्ट वे में फायदा ले सकते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी जो है इसका फायदा ले सकती है। उन्होंने ये भी कहा, याचिकाकर्ता जो थे जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ा, कि उन्होंने कहा कि जो कंपनी घाटे में वो भी चंदा दे सकती है। ऐसा क्यों? कंपनी के शेयर होल्डर को भी मालूम होना चाहिए कि उनकी कंपनी किस पार्टी को चंदा दे रही है। मान लीजिए हम रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, शेयर अंशधारक हैं, तो भले ही हमने रिलायंस कंपनी का एक ही, मान लीजिए, हम ऐसा नहीं कह रहे रिलायंस कंपनी या किसी भी कंपनी के आप शेयर, मान लीजिए आपके पास एक ही है, तो उसको भी ये जानकारी होनी चाहिए। कुल मिला के याचिकाकर्ता का कहना था कि आम जनता को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस व्यक्ति ने कितना रुपए किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है और असंवैधानिक है और इसे जारी करने वाली बैंक तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। कोर्ट ने साथ ही यह भी आदेश दिया एसबीआई को कि 6 मार्च तक बैंक के पास इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो भी जानकारी है वो सारी की सारी चुनाव आयोग को दे दे, जिसके बाद चुनाव आयोग उसे सार्वजनिक करे। मतलब
याचिकाकर्ता ने ये अपील सुप्रीम कोर्ट में दी, ये आम जनता के बीच में सारी जानकारी लाई जाए। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह आदेश दिया कि उसे तत्काल रोक दे और 6 मार्च तक उसके पास समय है कि जितनी भी जानकारी किसने किसको कितना रुपए दिया ये चुनाव आयोग को दे, और चुनाव आयोग क्या करेगा, इसे सार्वजनिक करेगा यानी कि पूरे देश को बताएगा, इसे ये बताएगा कि फलाने व्यक्ति ने या फलानी कंपनी ने किसी भी कंपनी को कितना रुपए डोनेशन आगे बढ़ते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण आगे बढ़ते जाते हैं कि अब तक जो है कितने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी, कितने रुपए के हो चुके हैं, कितने इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक जारी हुए हैं। तो जब संसद में कांग्रेस ने यह सवाल पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक कितने जारी हुए हैं, तो 5 फरवरी 2024 को सत्ता पक्ष की ओर से जवाब में बताया गया कि कुल अब तक जो है कुल 16,518 करोड़ रुपए के, यानी कि 16,518 करोड़ रुपए दान में भारत की राजनीतिक पार्टियों को मिला है, जिसमें से इस यानी कि 16,518 करोड़ रुपए का 50% बॉन्ड यानी कि रुपया बीजेपी को चंदा के रूप में मिला है। हम आशा करते हैं कि दोस्तों की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ सरल भाषा में। जय हिंद, जय भारत।